अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ऐसा महसूस होता है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव कम नहीं हो रहा। आज रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का कहना था कि अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ज्यादा है और मौलवी तमीजुद्दीन केस से यह सिलसिला शुरू हुआ। इसमें इदारे मुलव्वस है जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं। ताहम इस वक्त अदलिया बगैर दबाव के अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। उनका यह कहना था कि अदलिया जद्दोजहद कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा हो। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स किए कि इदारों को अपना काम करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार करे। किसी लेवल पर पॉलिसी मेकर से सवाल हुआ ऐसे इकदाम क्यों हो रहे हैं और इनसे रियासत के खिलाफ नफरत बढ़ती है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अदालती ईवानों में एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त पर समाअत 20 जून को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है वो सरबराही करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के काम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रुजू किया और इलेक्शन कमीशन ने जो अपील दायर की है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क्याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ही हासिल है। इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन और अदलिया के दरमियान इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो क्याम का मामला है और तैनातियों का ये इशू है, ये एक मुसलसल तनाज़ा देखने में आ रहा है और ज्यादा जो बड़ा मामला है वो पंजाब में है जहां पर इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान ये मामला है। दूसरी जानिब जहां दोनों तरफ एक सख्त कानूनी पोजीशन जो है वो ले ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी और भावलपुर के ट्रिब्यूनल्स के लिए सिर्फ एक एक नाम भेजा, जबकि इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ था कि रवायत यह है कि चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो 3-3 नाम भेजते हैं और इलेक्शन कमीशन उनमें से एक नाम चुन लेता है और इस तरह मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाता है और तैनाती होती है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो ऐसा ही करते आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी प्रिंसिपल सीट के लिए ऐसा ही किया, लेकिन खासकर रावलपिंडी और भावलपुर के लिए ऐसा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एक एक नाम पर जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करने से इनकार करते हुए कानूनी पोजीशन ये ली कि ये मुशावरत नहीं बल्कि डिक्टेशन है। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जब मामला डेडलॉक की तरफ गए तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ट्रिब्यूनल बना दिए तो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई और जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की इस्तदा की गई। इस रिट पिटीशन पर जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दे दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट खुद ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई करे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस रिट पिटीशन की फैसले की रोशनी में पंजाब में नए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामलात हैं तो दूसरी तरफ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव कम क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है आमिर अल-एहसान साहब, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, एक सीनियर सहाफी आमिर अल-एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं पहले तो ये एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान हमने जो है वो एक मरतबा फिर सख्त बयान देखे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जिनका एलिवेशन भी जो है वो हो चुकी है। ये तनाव कम क्यों नहीं हो रहा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के माबैन? रहमान साहब, असल में मसला ये है कि ये पहली एस्टेब्लिशमेंट है जो नाकाम है, यानी जिसको लाहौर हाई कोर्ट से, जिसको पेशावर हाई कोर्ट से, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या क्या नहीं कहा जा रहा। और फिक्रेबाजी, मैं तो सच्ची बात है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है लेकिन वो कहते हैं जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, यहाँ पे 200 अफसर ऐसे हों जो खड़े हो जाएं। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुख्तलिफ चीज़ें आईं और वो इकदाम जिनको मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो सो मोटो वाले हैं कि अगर एक ऑडियो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने सारे पाकिस्तान में ही वो बैन कर दिया कि जी अब आप पुलिस में वो इनको डाटा भी नहीं देंगे, यानी पुलिस अगर कोई काम इन्वेस्टिगेशन का कर रही है तो वो अब खबरें वो भी आने लगी। मतलब कोई रैशनल इस सेंस में नज़र नहीं आ रहा कि आप एक केस की बुनियाद पे सारे पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं। या तो कोई बड़ा बेंच होता, कोई बात आती, सिंगल बेंचेस से ये फैसले, फिर वो मखसूस एक साइड पे जा रहे हैं, जबकि जो खत वो लिख रहे हैं वो ये है कि हमें मखसूस फैसलों के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मुझे अभी तक कोई फैसला
जब से ये फैसले हो रहे हैं नजर नहीं आ रहा कि वो मखसूस फैसले उनके हक में हो गए हों जिनके हक के लिए बकौल जज साहिबान के भी और एक तासुर में भी एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये कैसी एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पे तो एस्टैब्लिशमेंट ऐसी भी थी कि जनरल मिर्जा असलम बेग ने एक मैसेज दिया जो वसीम सजाद साहब ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बहाली थी उनकी जुनेजो की असम्बली की वो भी नहीं की कि नहीं अब, और फैसला ये दे दिया कि चूंकि बनती तो बहाली है लेकिन माहौल बन चुका है इलेक्शन का, तो अब इलेक्शन हो जाने दें। अच्छा। मतलब एस्टैब्लिशमेंट तो ऐसी थी कि मेहरान बैंक का फैसला आया और बयान भी ना ले सके। अब आज ये एस्टैब्लिशमेंट हम एपिसोड जो है वो देख रहे हैं। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर बातें हो रही हैं, एलिवेशन भी होगी, तो इसका मतलब है क्या सुप्रीम कोर्ट में और टफ टाइम मिलने वाला है एस्टैब्लिशमेंट को? देखिए, अब ये तो जो जुडिशल बॉडी है उसने एक फैसला किया 5-4 से, वहां सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजों ने इनकी एलिवेशन की, जस्टिस जो चीफ जस्टिस इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट है एलिवेशन की हमायत की और 3 ने मुखालफत की। लेकिन 3 जो वोट थे जो लॉ मिनिस्टर के थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के थे और अटॉर्नी जनरल का था, वो इनकी एलिवेशन पे आया। और वहाँ पे हमारे जहांजेब अब्बासी ने बताया था कि वहाँ वो लोग कह रहे थे कि नहीं, एक हाई कोर्ट में मजबूत चीफ जस्टिस की जरूरत है इसलिए वहाँ रहे। तो उनसे कहा गया कि 10 महीने के बाद क्या मजबूत चीफ जस्टिस नहीं आएगा? इंस्टीट्यूशन को मजबूत होना चाहिए पर्सनैलिटीज से ज्यादा। अच्छा। तो उसकी बुनियाद पे फिर 5-4 से फैसला हुआ। अब ये ना चूंकि सियासत का शिकार हो गया अदलिया में। देखिए, मेरा रहमान भाई बड़ा पुराना मौकफ है कि अदलिया में चीफ जस्टिस साहिबान की चिट से जजों को आना ही नहीं चाहिए। इनकी रिक्रूटमेंट उसी तरह होनी चाहिए जैसे ये कहते हैं एक PNB भर्ती करना है तो इश्तिहार दे के करो। यहाँ पे काबिलियत होगी लेकिन क्लाइंट से तो पूछेंगे इन्होंने बतौर जज बतौर वकील क्या क्या काम किए थे। मेरा ख्याल है आधे लोग कहेंगे हमें आगे नाम ही ना दो हमारा। मतलब ये हमारी अदलिया इसलिए टॉप से, आज हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कुछ और बुनियादों पे कह रहे थे कि हम टॉप से नीचे पे हैं। मेरा लफ्ज ये है कि हम 140वें 30वें नंबर पे क्यों हैं। ये जजेस का काम है, चीफ जस्टिस साहिबान का काम है कि बजाय सियासी केसेस लेने के, जैसे जस्टिस साहब ने लिया कि जनाब मोटरसाइकिल देंगे तो भूंडी करने चले जाएं लड़कियों को, मतलब ये फिक्रेबाजी आम आदमी करता है। जज साहिबान को ये जेब नहीं देता कि आप केसेस पे स्टे दे रहे हैं, फिर जिनके ऊपर जो आपने सारी बात की वही जज साहब हैं, ये शाहिद करीम साहब, जिन पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन्हें ट्रिब्यूनल में न डालें। चलें, आपका इतराज चीफ जस्टिस की मर्जी है, लेकिन उन्होंने जस्टिस रजा जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अब जरा ध्यान में रखिएगा, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक जस्टिस रिटायर्ड है, कोई चेयरमैन नैब थे। और अभी आप देखें कि मोहसिन कियानी साहब ने गुमशुदा पे कितनी बात की। उनमें से किसी ने वो सरतापा चेयरमैन नैब जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, उनको क्यों नहीं बुलाया? इन सेक्टर कमांडर बुलाओ, इंटीरियर सेक्रेटरी बुलाओ, फलाना। भाई जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे पे जजेस क्या करें, उसको क्यों नहीं बुलाते? सामने ये पॉलिटिकल इश्यूज तो रान साहब लेकिन क्या ये सबसे पहले अब वो क्या अदालत उन इश्यूज को लेने से इनकार ना ले? अदालत क्या कहे कि अदालत ये भी बताया कि हमने इतनी पेंडेंसी निकाल दी, करेंगे तब रिमार्क्स भी देंगे, केस के दौरान सवालात भी करेंगे, वो फैसला भी देंगे। उस फैसले से एक पॉलिटिकल पार्टी खुश होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी लेकिन वो तासुर बन रहा है ना कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी खुश हो रही है। आज इमरान खान ने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा जो PTI के हामी जज है, आज अडयाला जेल में कहा जो फैसले जो दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनका जो फिक्रा है एग्जैक्ट। अच्छा चले, हमने जो मीडिया में पढ़ा है उनका फिक्रा है PTI के हामी जजेस। और फिर उन्होंने मिसाल दी सरगोदा वाले जज, हाई कोर्ट के जज, फिर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और 3 सुप्रीम कोर्ट के जज। ये मैं नहीं कह रहा हुजूर, मैं नहीं बदल रहा, कोई फिक्रा उनके मुंह में मैं नहीं डाल रहा। इमरान असगर हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे जो हर रोज अडयाला जेल में जाते हैं। मैं अपने रिपोर्टर का नाम इसलिए लेता हूं कि जब हम उनसे बात करते हैं और चीज लेते हैं तो उनका नाम भी जानना चाहिए। इशू ये हो गया है कि कोई इदारा अपनी डोमेन में नहीं है, सब इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं। भाई एक आईनी बॉडी है, मैंने कल भी बात की थी, यास्मीन अब्बासी साहिबा फेडरल वुमेन एम्बेड्समैन थी, उनको मंसूर अली शाह साहब ने शो का वो तौहीन अदालत दिया, उन्होंने जवाबन उनको तौहीन अदालत कर दिया। और वो सिर्फ स्टैचुरी बॉडी थी, आईनी बॉडी नहीं थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आके मुदाखलत करनी पड़ी। यहाँ एक आईनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन, सब इदारों को एक दूसरे का डोमेन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल्स के मामला, ट्रिब्यूनल में आईन कानून वाजे है कि ट्रिब्यूनल बनाने इलेक्शन कमीशन क्यों हो गए? देखिए मुशावरत है, खास तौर पर ये पिंडी का मसला और जो भावलपुर का मसला है, ये क्यों इतना ज्यादा जो है वो आप इसको इस तरह मिसाल ले लें, छोड़ हालांकि बाकी जगहों पर जो है प्रिंसिपल सीट के लिए भी जो है उन्होंने 3 नाम दिए। मैं जवाब और तरह से देता हूं, वो ये है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बना लिया,
उन्होंने अपने आप को फाइनेंस सेक्रेटरी भी बना लिया। 2 घंटे में आओ, ये ऑर्डर लाओ। ये कोर्ट्स डायरेक्शन देती हैं कि इनको देखें। किसी की प्रमोशन का भी ऑर्डर होता है तो वो कहते हैं CSB कर लें, हाई पावर्ड बोर्ड कर लें। वो ये नहीं कहते कि करके नोटिफाई करें। देखें, जब एक कानून कहता है कि नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को करना है, तो वो हाई कोर्ट के वो जज बड़े मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर एतराज इलेक्शन कमीशन ने किया। फिर जिसके लिए फैसला आ रहा है वही पिटिशनर भी हैं PTI के, जिनकी वो पिटिशन सुनी जा रही है, जो एग्रीव्ड है। फिर तीसरा ये कि उनसे कहा गया कि जी आप पैनल दे दें। ये जस्टिस रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने पिछली दफा आपको खत लिखा था, उस पर किसी ने इतराज नहीं किया। ना हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि आप पैनल देंगे, हम उसमें से चुन लेंगे। वो कह रहे थे कि नहीं, आपको पैनल नहीं मिलेगा, आप हमारी ऑर्डर मानेंगे। यहां पे 2 आईनी इदारों का है। अब उन्होंने कह दिया ना, मतलब वो रिटर्न तो नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने फैसला कर लिया कि जब अगर ये ट्रिब्यूनल चलेंगे, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को केस लग गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रिब्यूनल काम करेंगे तो फिलहाल ये दोनों पैरेलल इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफाई किए हुए हैं वो भी हैं और हाई कोर्ट के भी हैं। तीसरा 3 ट्रिब्यूनल है। एक वो है जो इत्तेफाक राय से, अच्छा, जो पहले हुए, जिसमें इलेक्शन जो शुरू में बने, वो पहला ट्रिब्यूनल है। दूसरा ट्रिब्यूनल वो है जो लाहौर हाई कोर्ट ने 8 तारीख को आज खुद बना दिए। 8 ट्रिब्यूनल्स। तीसरा वो है जो इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जज पे नए कानून के तहत उन्होंने बना दिए। तो पंजाब में 3 ट्रिब्यूनल है। लेकिन पहले वालों में क्या मसला था? जबकि इलेक्शन कमीशन के पास एक फोरम है, अगर कोई एतराज होता तो तैनाती पे वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते थे, अगर उन तैनातियों पर, जिस तरह इस्लामाबाद वाले ट्रिब्यूनल्स का इशू है। नहीं, देखें, वो तो अब चले गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन अपना ये इख्तियार लेके कि ये काम अपॉइंटमेंट का कमीशन जो ट्रिब्यूनल का है, ये काम हमारा है, ये एग्जीक्यूटिव साइड है ऑफ द हाई कोर्ट। कहने का मकसद, अगर ट्रिब्यूनल से कोई फैसला आ जाता है, इलेक्शन कमीशन क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि अब ट्रिब्यूनल जो है वो उसी तरह से होने चाहिए जिस तरह से जो है वो हम नॉमिनेट करेंगे? आपको मैं मतलब फिर इस पे थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है। जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और चीफ इलेक्शन कमीशनर से कहा फौरन आ जाए और ये नोटिफाई करें कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट पे होंगे। उन्होंने कहा सर आप ऑर्डर करें, हम कर देंगे। कि नहीं आप करें। उन्होंने कहा नहीं, आइन तो मुझे नहीं, आइन ने रोका हुआ है कि ये सीक्रेट बैलेट होंगे। और आपको पता है कि फिर इलेक्शन कमीशन की बात मानी गई। कितना प्रेशर था। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म बयान दिया कि तुम फौरन रिजाइन करो। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उन्होंने कहा जी आप फैसला दें कि हम बैलेट ओपन करें। ये वो बात है कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले मनवाना चाहता है कि ये जो हमारा इख्तियार है हमें करने दें। अभी खवातीन की नशिस्तों पे भी है ना, 24-25 को 2 दिन लगना है। अच्छी बात है, लेकिन ये आईनी हदूद में रहते हुए अदालतों के अंदर मामलात आने चाहिए। इन पे सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि बजाय सियासी बयानबाजी करने के, इनको उसी तरह देखें कि 2 इदारे आईनी जिनका अपना अपना है कि जी मेरा ये इख्तियार है और दूसरा कहता नहीं ये मैं कर सकता हूं, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ना। राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन और अदालतों के माबैन जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है वो क्या है और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से जो मामला हैं उन पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, और इस पर क्योंकि दोनों तरफ अपोजिशंस हैं, कानूनी पोजीशंस हैं, इस मामले पर जो है वो आगे अब इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर चुका है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो समाअत करेगी, इस मामले को देखेगी। अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सरबराह हैं पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो दोनों लीगल पोजीशंस है, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट की और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये इस्तेहकाक है किसका, इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की नामजदगी का? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले मैं इस पे लीगल एस्पेक्ट पे कमेंट करूं जी। एक मसला ये बड़ा पैदा ये हो गया है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो पहले भी बहुत हाई नहीं थी, वो बहुत ही कम हो गई है, कमजोर हो गई है जी। अब वो जो भी काम करती है, इलेक्शन कमीशन काम करता है, उसके बारे में कई शकों को शुबहात उठते हैं और वो शायद जस्टिफाइड भी हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली कानून का जायजा लें तो कानूनी तौर पे मुझे इलेक्शन कमीशन का मौकफ काफी हद तक मुकम्मल तौर पर नहीं, काफी हद तक ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि उनके पास ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई करने का हक इलेक्शन कमीशन के पास है। और अब वो नए कानून के बाद वो जरूरी नहीं कि सर्विंग जजेस ही हों, वो रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन सारी चीफ जस्टिस की मुशावरत की भी जरूरत नहीं है उस कानून के मुताबिक। अच्छा। तो और ये
सेक्शन 151 इलेक्शन एक्ट का ये भी बड़ा क्लियर है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इलेक्शन पिटीशंस को किसी ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर कर दे और उसकी कोई वजह बयान करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कानून में मौजूद है। अब जो पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कह रहे हैं कि आप ये इन सेक्शंस को गैर खिलाफे आइन करार दे दें। तो उन्हें अगर खिलाफे आइन करार दे देंगे तो फिर बात तो दूसरी है, लेकिन इस वक्त तक जो कानून है वो मेरे ख्याल में ज्यादातर इलेक्शन कमीशन को फेवर कर रहा है। लेकिन इसमें जो अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो कंसल्टेशन कहा जाता है, तो कंसल्टेशन की या इस मुशावरत की तारीफ किस तरह से होती है? क्या ये बाइंडिंग है या फिर जो है वो उन्हीं नामों में से इंतखाब करना होता है इलेक्शन कमीशन को? इस नए कानून की रोशनी में भी अगर देखा जाए, जो नाम हाई कोर्ट से आते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो देते हैं? देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से की मुशावरत से अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन। अब मुशावरत की तारीफ इस कानून में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे कानून में सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। जब नैब के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद के साथ कंसल्टेशन की शर्त थी, तो उस जमाने में वो शर्त पूरी नहीं हो रही थी, सिर्फ नाम भेज देते थे। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो फिर भी वो अपॉइंट कर देते थे और कहते थे कि मुशावरत हो गई। तो उन्होंने मुशावरत की तारीफ की। ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, बामानी होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। और अगर आप उन नामों से इख्तलाफ करें जो प्रपोज किए गए, तो आपको उसकी रीजंस रिकॉर्ड करनी चाहिए कि मैं इन नामों से इस वजह से इत्तेफाक नहीं कर रहा। तो कंसल्टेशन इस मानी में होनी चाहिए कि उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इनके शक्ल पसंद नहीं, इनके नाम पसंद नहीं। आप बताइए कि आपको क्यों ये रिजेक्ट कर रहे हैं और क्यों इसे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये कंसल्टेशन ऐसा नहीं है कि आपने मशवरा कर लिया फिर आपकी मर्जी, फिर आप जो कुछ करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरबराह पिल्डायत बात कर रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन क्या है? आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा था कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। लेकिन साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की तरफ से नामजद मुज़ाकरातकार और सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी बातचीत पर रजामंदी जाहिर की। उनका यह कहना था कि अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? पीटीआई मुज़ाहमती सियासत करेगी या मुफाहमत की कोई राह भी निकलेगी या नहीं? और फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट और रद्दिया के दरमियान मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए शुएब शाहीन साहब सीनियर वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी के रुकन हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन आपकी है क्या? अचकज़ई साहब तो कल एक इंटरव्यू में ये तक कह गए कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से भी बात हो सकती है, जबकि जो इमरान खान है उनकी तो पोजीशन बड़ी इस हवाले से क्लियर थी। आप लोग बताते रहे कि इमरान खान और नवाज शरीफ से बात नहीं होगी, बाकी किसी से भी हो सकती है। देखिए, इस हवाले से दो बातें बड़ी ध्यान में रखें। आज भी मेरी मौजूदगी में मेरी मुलाकात हुई थी आज खान साहब के साथ। मीडिया ने सवाल किया मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को हमने नामजद कर दिया है। बाकी जो तफसीलात हैं वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी उसमें डिसाइड करेगी और पॉलिटिकल कमेटी का हमारा प्रॉबेबली कल इजलास होगा और बाकी तफसीलात के हवाले से डिस्कशन होगी और हमारी लीडरशिप उसमें फैसला करेगी। और महमूद अचकज़ई साहब हैज बीन एम्पावर्ड बाय इमरान खान, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो आपने वो तब्दीली देखी थी जो खान साहब को अपील की हियरिंग के दरमियान, नैब अपील की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब उनको बताया कि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं
और सबसे बड़ी पब्लिक सपोर्ट है आपको और कौम आपकी तरफ देख रही है। तो आई थिंक खान साहब ने कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से उन्होंने एम्पावर किया है महमूद रजक भाई साहब को टू नेगोशिएट एंड डिस्कस। बाकी देखें, मुझे तो जाती तौर पर या हमारी पीटीआई को इसी लिहाज से कि डाकुओं और चोरों से कोई खैर की तवक्को नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोग हैं नंबर वन। नंबर टू, ये काबिज हैं, क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने 17 सीटों के साथ ये कब्जा करके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कैसे इक़्तिदार को छोड़ेंगे। बहरहाल कुछ शराइत होंगी और उसकी तफसीलात आपके सामने आएगी। अच्छा, लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए जब अचकजई साहब बात करने के लिए तैयार हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से और इमरान खान नहीं, तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? देखिए, इमरान खान साहब की डायरेक्शंस या उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर तो कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर उन्होंने एम्पावर किया है महमूद अचकजई को और उसकी तफसीलात हम पॉलिटिकल कमेटी में डिसाइड करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उस एम्पावरमेंट के नतीजे में विद सर्टेन कंडीशंस महमूद अचकजई साहब बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की उस एडवाइस की रोशनी में। अच्छा। लेकिन एक बात तय है कि इन लोगों के साथ ये कहना कि हमने कोई खुदा न खास्ता इमरान खान को डील देने, इमरान खान के लिए कोई फैसिलिटीज लेने, वो हमारा कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब के बकौल के मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। अब तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं रहा सिवाय इद्दत के, और वो इद्दत वाला केस के, और वो भी जितना केस बनाया गया और जो 1 महीना पहले खत्म हो जाना था, और जिस अंदाज से उनको रखा गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 10 दिन में उसका फैसला करें, तो मेरा ख्याल है उसमें भी वो बाहर हो। हमें अदलिया से तवक्को है, हम ये समझते हैं बजा तौर पर कि ये चोरों का टोला जिस तरह ये मुस्तल्लम। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शोएब शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो अचकजई साहब ने बात की है उस पर अभी तहरीक इंसाफ देख रही है उस मामले को, यही आप कहना चाह रहे हैं कि बात करनी है या नहीं करनी है, और अगर उनको एम्पावर किया गया है या नहीं किया गया? इमरान खान साहब ने उनको एम्पावर किया है, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है, मगर तफसीलात क्या है, क्या शराइत होनी है, क्या होना है, वो उसकी तफसीलात अभी आना बाकी है, वो ज़ाहिर हमारी पोलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी। राइट, ठीक है। मगर इसमें शोएब शाहीन साहब, ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये पैरेलल ट्रिब्यूनल्स जो है वो बन गए हैं, खासतौर पर लाहौर में। ये मुझे मालूम है, एक तो आपका भी अपना भी इशू जो है वो चल रहा है, लेकिन ये जो पंजाब के अंदर जो है वो पैरेलल ट्रिब्यूनल्स हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है, वो समाअत के लिए भी लग गई है। अगर एक कानून है तो क्या इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है कि उस कानून के मुताबिक जो वो ट्रिब्यूनल्स बनाए? इलेक्शन कमीशन मुजरिम है, उनकी जिम्मेदारी थी आर्टिकल 218 के तहत वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, उन्होंने नहीं कराए। मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया या जानबूझ के किया। नंबर 2, मेरे केस में मैंने तीनों को पार्टी बनाया हुआ है, जो कठपुतली है मैंने बना हुआ है तारिक फजल चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने सारी ये मैनिपुलेशन की है, टेम्परिंग की है रिकॉर्ड के अंदर, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ने खुद 11 फरवरी को से दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड। 11 को रिटर्निंग अफसर ने लिख के दिया, मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी है जी, 12 को हमने कंसोलिडेशन की और 11 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इतनी बड़ी क्लियरिंग मिस्टेक सिर्फ नहीं है, ये जुर्म है, क्राइम है। और इसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने duly nominated and appointed by the election commission with the consultation of the chief justice of the Islamabad High Court, उसको जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा आई जी आप जवाब लेकर आए और फॉर्म 45 ले आए और एफिडेविट ले आए, तो तीनों मुजरिमों ने एक दूसरे के साथ मिली भगत कर कहा नहीं यहाँ तो हमें जवाब देना पड़ेगा, यहाँ तो इंसाफ हमें, उनके बकौल हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उठा करके ट्रांसफर कर दिया। ठीक अब तक। और ये लेकिन उस पे देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अगेंस्ट आपके पास एक फोरम तो मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि अब ये दोनों तरफ सवाल बनता है, इलेक्शन कमीशन जो दूसरी पार्टी है उससे बनता है, लेकिन आपसे भी तो बनता है कि जब एक और ऊपर फोरम मौजूद है तो क्या वहां नहीं जाया जा सकता? एटलीस्ट यहां पर जो है वो एक प्रोसेस तो फॉलो हो या वो उस अमल का तो आगाज हो। देखिए, पहली बात यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जुडिशियल फंक्शंस करता है। जुडिशियल फंक्शंस करने के लिए जो भी इदारा अपॉइंट होगा वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट हो नहीं सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं खुद उसमें वकील था, शेख रियाजुल हक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2013, सुप्रीम कोर्ट 501 उसकी जजमेंट है, उसका पेज है उसके अंदर। और ड्यूली अपॉइंटेड
ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग हो गए। अब उनके ऊपर ये कठपुतली फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने कर दिया, एक ऑर्डिनेंस ले आए, और ये इलेक्शन कमीशन जो खुद मुजरिम है वो उठा करके कहता है नहीं मैं रिटायर्ड जजेस को लगाऊंगा। किस कैपेसिटी में और किस हालत में? और उन्होंने जिस अंदाज और जिस तरीके से वहां से उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हमारे केसेस जो पंजाब में करने जा रहे हैं, ये तो गलत है। और मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक ड्यूली सिटिंग जज से हटा करके आप कहें नहीं जी हम रिटायर्ड जजेस को देंगे ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले लें। ये कैसे मुमकिन है? सिटिंग जजेस के साथ तो ये रखा हुआ है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और जो रिटायर्ड होंगे उनके साथ क्या करेंगे? अगर पट्टी में पिस्तौल रख के आप फैसले लेने हैं तो हाउ आप इंसाफ देंगे? ये आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बातें बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अपना मौक़िफ़ और पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी हुकूमत अपना बजट दे चुकी है, सूबाई हुकूमतें बजट पेश कर रही हैं। पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ बजट दिया, आज सिंध ने भी जो है वो अपना बजट दे दिया। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से एक समाजी तनाव, सोशल टेंशन जो है वो फिर से पैदा हो सकती है। मूडीज़ के मुताबिक महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर भी असर हो सकता है। पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ जो है वो 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। रेटिंग एजेंसी का यह कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया है, और इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हसूल के लिए बहुत अहम होगा, जबकि हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट ना होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। मूडीज का यह भी कहना है कि पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार साबित हो सकता है। और एजेंसी का यह भी कहना है कि रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है, और तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। अब हुकूमत दावे कर रही है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, ये बेहतरी के आदाद शुमार हैं, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? और हुकूमत जो है वो अब बजट के बाद जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको किस तरह से देखती है? बिलाल कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली है बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, ये एक तो बजट पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि हुकूमत ने ये जो इतना ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट जो है वो सेट कर लिया है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू हुकूमत कहाँ से लेकर आएगी? क्या ये नंबर सिर्फ IMF को खुश करने के लिए है कि वाकई हुकूमत का कोई इरादा भी है इन टारगेट्स को अचीव करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, टैक्स टारगेट यकीनन एम्बिशियस है, मगर हम समझते हैं रियलिस्टिक है। और इसमें जो इसकी दलील आपके सवाल के जवाब में ही है जो आपने IMF के हवाले से पूछा। देखिए, IMF के साथ भी जो नेगोशिएशंस होती हैं दे नेवर ईजी, एंड आप जो भी मेजर्स करते हैं या आप प्रपोज होते हैं, जब बजट पर डिस्कशन होती है तो वो जस्टिफाई होने होते हैं, वो भी इन मामलात को समझते हैं। तो नथिंग इज एन आई वॉश। सो व्हेन यकीनन ये बजट एक IMF नेगोशिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ये बात एक फैक्ट है। और जब ऐसा होता है तो जब आप टैक्स मेजर्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ जो टैक्स रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी, या अगर आप एक टैक्स टारगेट हैं जिसको मेजर से बैक करके नहीं दिखा सकते तो वो तस्लीम हो जाएगा। तो यकीनन इसमें दिस टारगेट इज बैक्ड बाय फैक्ट्स। इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जी। देखिए, एक आपकी जो GDP ग्रोथ है जिसका आपने जिक्र किया 3.6% एक्सपेक्टेड है। दूसरा, कुछ ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन, जो जितनी भी महंगाई की शरह होती है उससे भी टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा आता है, और बकिया जो होता है वो आपकी इन्फोर्समेंट से और एडिशनल टैक्स मेजर से आता है। तो इन चारों चीजों को मिला के ये टैक्स टारगेट पर जो 12,917 इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। अब एक एस्टिमेट आम आदमी का बहुत बड़ा कंसर्न महंगाई का है, और एस्टिमेट आपका ये है कि ये 11% के आसपास जो है वो आ जाएगी। क्या ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस तरह से ना होना और टैक्स नेट का उस तरह से ना बढ़ना, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये नीचे आ जाएगा नंबर? तो देखिए, इन तीनों चीज़ों पे ज़रा मुझे एड्रेस इन टर्न। सबसे पहले तो आप अगर पेट्रोलियम कीमत, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमत देख लें, पिछली 3 राउंड में मेरे ख्याल से मुस्तकिल एक कमी आई है। और दूसरी बात यह है कि टैक्स नेट वाइडन करने के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है।
उसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR की जो बात हुई है, और ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, एक इंटरनेशनली रिनाउंड फर्म को इंगेज भी कर लिया गया है, उसने अपना काम शुरू कर लिया है। एंड द आइडिया इज कि इसी साल के अंदर अंदर अगले चंद माह में बल्कि उसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी। द वे FBR ऑपरेट्स स्ट्रक्चरली उसको तब्दील किया जा रहा है ताकि हरासमेंट भी कम हो, इन्फोर्समेंट ज्यादा टारगेटेड और बेहतर हो, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। आपने देखा कि नॉन फाइलर्स के रेट्स प्यूनिटिव लेवल तक बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए, बल्कि बाकायदा मजबूर किया जाए कि वो फाइलर बने। और ये नॉन फाइलर की कैटेगरी एक परमानेंट चीज हमारे निजाम में नहीं रह सकती, उसको भी हटना होगा। जहां तक आपने ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की मिसाल ले लें तो आप देख रहे हैं कि PIA की निजकारी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहां पे पाकिस्तान ने पहले कभी भी इट हैज नेवर रीच्ड दिस स्टेज। इसी तरह बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके बोर्ड्स भी रिफॉर्म हो रहे हैं और उनकी आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन भी सिलेक्ट की जा रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर आउटसोर्सिंग, कुछ फॉर प्राइवेटाइजेशन। ये सौों बल्कि खरबों अरब रुपए के जो नुकसान हर साल हम झेलते हैं, उसकी भी करेक्शन के लिए काम हो रहा है। और ना सिर्फ एक फाइनेंशियल करेक्शन होगी बल्कि इन कंपनीज की जो आवाम के लिए सर्विसेज हैं उसकी सर्विस डिलीवरी में भी बेहतर आएगी। तो ये सारी चीजों को इन टैंडम देखना होगा और बजट उसका एक हिस्सा है। मूडीज की असेसमेंट है कि इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो आप लोगों के पास वैसे मौजूद नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो नहीं है, और जिसकी वजह से इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल हो सकता है। ये देखिए, दिस इज देयर व्यू। आई वुड देखिए, नंबर वन डेफिनेटली वी वुड हैव लाइक कि हम एक इंडिपेंडेंट क्लियर मेजॉरिटी के साथ विदाउट अ कोalition गवर्नमेंट बनाते। हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है उसकी ख्वाहिश होती है, मेन स्ट्रीम जमात। कोalition गवर्नमेंट के डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, आपको एक पार्टनर को कन्विंस करना होता है, मगर उसके फवायद भी होते हैं। बिकॉज जब दूसरी एक और मेन स्ट्रीम जमात का और आपके allies का बाय आ जाए तो आसानी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो कोई रुकावट बन रही है, क्योंकि जिस रफ्तार से सारे नाखुश, पीपल्स पार्टी भी नाखुश है, MQM भी नाखुश है। देखिए, मैं आपको इफ्यूलॉजी देखिए, जिस तरह के मैंने कहा पिछले 3 माह में आपने देखा PIA की प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस बड़े तेज रफ्तार से चल रही है। बिजली का मैंने आपसे जिक्र किया, UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना से डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी, चाइना के साथ CPEC फेज 2 की भी बात चल रही है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर प्रैक्टिकली मूविंग फॉरवर्ड एंड यू कैन सी इट। तो इसलिए रुकावट बननी होती, तो ये रुकावट अब तक नहीं बनी। जहां तक आपने बात की तहफ़्फ़ुज़ात की, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ जो कि हमारे पार्टनर्स इन गवर्नमेंट हैं, उनके साथ प्रायर टू द बजट मुख्तलिफ फोरम्स पे इंगेजमेंट भी हुई है, उनको ब्रीफ भी किया गया है। मगर आई विल से दिस कि पीपल्स पार्टी आज भी अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ भी बनता है और हम ये करेंगे कि उनको वी विल टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और वो तहफ़्फ़ुज़ात इस बजट सेशन के दौरान दूर करेंगे। बट आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि द बजट विल पास इंशाल्लाह। और ये जो बैरूनी कर्जों के हवाले से मूडीज की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 55% तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो है वो निकल रहा है। ये देखिए, ये सस्टेनेबल मॉडल है जो मईशत का आप लाना चाह रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमने बजट पेश किया है ये मुख्तलिफ चीजें बैलेंस कर रहा है, और उसमें से एक फैक्ट ये है कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है और प्राइमरी सरप्लस को बढ़ाना है, और यही बजट में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर भी आएगा। और उसका मकसद यही है कि हम कर्जे को आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल लेवल पे लेके आए ताकि 60% ऑफ GDP पे कर्जा आए। ये यकीनन हमारे लिए आज एक बड़े फिक्र की बात है कि आपके तकरीबन 17 ट्रिलियन का जो करंट एक्सपेंडिचर है उसमें से 9.7 ट्रिलियन जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और आप जो 13,000 अरब रुपए आप जमा करते हैं FBR के टैक्सेस में, आज जो बजटेड आपके जो हैं उसमें से जब आप सूबों को पैसे दे देते हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी फिर आप जब मिला लेते हैं तो वफाक के पास 10,000 अरब कुछ बचते हैं, तो आपके पास तो 1,000 अरब रुपए का भी सरप्लस नहीं अगर आप नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, तो आपका मेजॉरिटी ही तकरीबन सारा ही आपका आज एक्सपेंसेस में चला जाता है। ये यकीनन सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए हमें डेट को भी आहिस्ता आहिस्ता मैनेजेबल लेवल पे लाना होगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह अभी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट 22% से 20.5% पे आया है, आगे भी मजीद हम उम्मीद करते हैं कि कमी आएगी, इससे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस में कमी आएगी। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कियानी बात कर रहे थे हुकूमती तरजीहात के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।